गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे हम लोग जैसे मेंडल्स के जो कंसेप्ट्स थे उनके बारे में हम बात कर रहे थे, मेंडल साहब के कंसेप्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। तो हमने उसमें ये बताया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था, लॉ ऑफ डोमिनेंस वो यूनिवर्सल नहीं था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यूनिवर्सल नहीं था, उसके एक्सेप्शन था लिंकेज। यहाँ पे हम बात करेंगे डेविएशंस फ्रॉम द लॉ ऑफ डोमिनेंस या एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस था, तो डोमिनेंस का एक्सेप्शंस क्या क्या है हम ये बात करने वाले हैं। मीन्स यहाँ पे जो मेंडल का जो कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस है ना, वो फॉलो नहीं हो रहा है। ये पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट है, बेटा ध्यान देना। ये जो कंसेप्ट हम बताने वाले हैं ना, ये पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट है, पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट्स। ये मेंडल के बाद के कंसेप्ट हैं, यहाँ पे मेंडल का कंसेप्ट फॉलो नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डेविएशंस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम पार्शियल डोमिनेंस भी बोल सकते हैं। पार्शियल डोमिनेंस, इसी को हम बोलते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, इसी को हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप देखोगे, पार्शियल डोमिनेंस में आप देखोगे कि जो F1 हाइब्रिड होता है, जैसे आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था? F1 हाइब्रिड्स रिजेंबल इन फिनोटाइप टू एनी वन ऑफ द पेरेंट। याद है ना, F1 हाइब्रिड रिजेंबल्स, F1 हाइब्रिड्स रिजेंबल एनी वन ऑफ पेरेंट इन फिनोटाइप। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है? F1 हाइब्रिड किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करेगा। F1 हाइब्रिड्स डू नॉट रिजेंबल एनी पेरेंट इन फिनोटाइप। किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करेगा फिनोटाइप में। एंड इंटरमीडिएट फिनोटाइप ऑब्टेन्ड, इंटरमीडिएट फिनोटाइप ऑब्टेन्ड, इंटरमीडिएट फिनोटाइप ऑब्टेन्ड। दोनों पेरेंट जो होंगे ना, उनका मीडियम फिनोटाइप मिलेगा, इंटरमीडिएट फिनोटाइप आपको मिलेगा। तो इसलिए इसको बोल दिया ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। मतलब दोनों पेरेंट के जो एलील थे ना, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील, दोनों का ब्लेंडिंग हो जाता है। मतलब कंप्लीटली कोई भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। जो डोमिनेंट एलील है वो कंप्लीटली एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता है, इसलिए इसको बोल दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो हम एक एक करके ना, हम इसके कई सारे एग्जाम्पल आपको बताएंगे। तो एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। हम सबसे पहले यहाँ पे बेटा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फ्लावर कलर। फ्लावर कलर इन मिराबिलिस। एक प्लांट है मिराबिलिस, मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा। एक प्लांट है मिराबिलिस जलापा। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा। इसे ही हम बोलते हैं 4 o'clock, 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट, इसे ही हम गुलेबास भी बोलते हैं। गुलेबास, कभी आपने सुना हो नाम, गुलेबास भी बोलते हैं इसी प्लांट को। तो इसका सबसे पहले स्टडी किया था। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है,
इनकम्प्लीट डोमिनेंस सबसे पहले इसी प्लांट में स्टडी हुआ था फ्लावर कलर के लिए। तो कार्ल कोरेंस के नाम आपने सुना था, जिसने जो मेंडेलियन पोस्टुलेट था जिसको इन्होंने लॉ के फॉर्म में कन्वर्ट किया था मेंडलिज्म को। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस फर्स्टली studied by कार्ल कोरेंस in मिराबिलिस जलापा। तो कार्ल कोरेंस साहब ने सबसे पहले ये जो मिराबिलिस जलापा प्लांट है ना, इसी में इनकम्प्लीट डोमिनेंस का स्टडी किया था। तो फ्लावर कलर है ना, ये ऐसा कैरेक्टर है जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 हाइब्रिड जो होगा किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करेगा, एक मीडियम या इंटरमीडिएट नया फिनोटाइप आपको देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्रॉस लेके कराते हैं, क्रॉस करा रहे हैं यहाँ पे, आप देखिएगा। तो आप देखें यहाँ पे पेरेंट ले लिया रेड फ्लावर, और मान लीजिए ये मेल है और मान लीजिए ये फीमेल है, वाइट फ्लावर। अब किसी को भी यहाँ पे मेल फीमेल ले लो, रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क आपका नहीं पड़ने वाला है। तो रेड फ्लावर जो होता है बेटा, ये डोमिनेंट कलर होता है, मिराबिलिस में ये डोमिनेंट कलर है। और वाइट फ्लावर जो होता है ये रिसेसिव कलर है। तो जाहिर सी बात है इससे गैमिट बनेगा कैपिटल R, इससे गैमिट बनेगा स्मॉल r, ये गैमिट है, ये गैमिट है। तो ये बताइए जब इन गैमिट्स का मेल फीमेल के गैमिट्स का आपस में फ्यूजन होगा, ये बनेगा F1 हाइब्रिड, ये F1 जनरेशन है। तो बेटा इसको अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस होता, अप्लाई होता, तो इसको क्या होना चाहिए था? रेड होना चाहिए था डोमिनेंस के हिसाब से, लेकिन ये रेड हुआ ही नहीं, ये हो गया पिंक कलर, ये पिंक हो गया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब रेड यहाँ पे वाइट के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट था ही नहीं, एक मीडियम फिनोटाइप मिला। रेड और वाइट को जब आपस में मिलाओगे ना तो पिंक कलर आएगा। इस बार आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा, केबीसी देखा होगा, तो उसमें एक अमिताभ बच्चन जी ने एक महिला से क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रेड और वाइट इन दोनों को कंबाइन करने से, मिलाने से कौन सा कलर मिलता है? तो ऑप्शन था उसमें पिंक। तो सेम आप यहीं पे देख लीजिए, तो ना तो रेड हुआ ना तो वाइट हुआ, इनका मीडियम हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, पिंक हो गया। मतलब यहाँ पे रेड कंप्लीटली इसके ऊपर डोमिनेंट था ही नहीं, ये पिंक मिल गया। जितने भी होंगे ना सारे ऑल पिंक कलर्ड हो गए। अब F1 हाइब्रिड का कराया गया सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फिंग कराया गया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया। तो आप देखिएगा कैपिटल R स्मॉल r, इसका सेल्फिंग कराया। तो जाहिर सी बात है इससे दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल R स्मॉल r, इससे भी दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल R स्मॉल r। तो हम एक पनेट स्क्वायर चार्ट यहाँ पे दिखा लेते हैं। मेल फीमेल, तो दो गैमेट फीमेल के हैं कैपिटल R स्मॉल r, दो गैमेट मेल के हैं कैपिटल R स्मॉल r। तो इनका आपस में क्रॉस करा दीजिए, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल r। तो यहाँ पे आपको जीनोटिपिक रेशियो क्या मिला? ये कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r। ये कितना है? 4 में से 1 है। ये कितना है? 2 है। ये कितना है? 1 है। तो आपको रेशियो मिला 1:1, ये जीनोटिपिक रेशियो है। और अगर हम फिनोटिपिक रेशियो देखें, फिनोटिपिक रेशियो अगर हम देखें तो आप देखेंगे क्या होगा इसका, ये इस पेरेंट से रिजेंबल कर रहा है, ये है रेड, ये रेड है, ये इसकी तरह है तो ये पिंक होगा, ये वाइट होगा
वाइट। तो फिनोटिपिक रेशियो भी यहाँ पे बेटा क्या आया, 1:1, 1:1। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में यू विल हैव टू नोट दैट in the case of incomplete dominance both genotypic and phenotypic ratio are same, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, आइडेंटिकल है। ये आपको नोट करना इंपॉर्टेंट है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक दोनों रेशियो सेम आया। ये आपको जो रेशियो है ना, दोनों रेशियो सेम आपको मिलेगा, एक ही मिलेगा। लिख लीजिए बेटा जी, आप लोग लिख लें। वन का मतलब क्या है, 1/4। 2 का मतलब क्या है, 2/4। 2/4 मीन्स 1/2। 1 का मतलब क्या है, 1/4। तो रेड कितना होगा, 4 में से 1। पिंक कितना होगा, 4 में से 2। और वाइट कितना होगा, 4 में से 1। 25%। ये है 25%, ये है 50%, ये है 25%। तो आप याद रखिएगा। आगे हम इसी से क्वेश्चन कराने वाले हैं, आपको हम बताने वाले हैं। एक क्वेश्चन हमने दे दिया कि इन Mirabilis a cross was made between red and हम सीधे यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, एक टेस्ट क्रॉस हमने लिख दिया, ठीक है। टेस्ट क्रॉस was made, एक हमने टेस्ट क्रॉस करा दिया। क्वेश्चन हम थोड़ा सा डिफरेंट देने वाले हैं, यहाँ क्वेश्चन हमने थोड़ा सा बदल दिया। इन मिराबिलिस प्लांट ए टेस्ट क्रॉस वाज मेड एंड टोटल 1000 प्लांट्स obtained. How many of them will be red, pink and white respectively। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। याद रखिए यहाँ पे हमने टेस्ट क्रॉस लिया है, तो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम था, 1:1 आया था। लेकिन बेटा कब, वो सेल्फ क्रॉस हमने कराया था, ध्यान देना। 1:1 कब आया था, जब आपने सेल्फिंग कराया था, सेल्फ क्रॉस कराया था। टेस्ट क्रॉस कराओगे मतलब F1 हाइब्रिड का रिसेसिव से क्रॉस कराओगे, आउट क्रॉस में हम F1 हाइब्रिड को डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराएंगे, तब वहाँ के केस में ना कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो जाएगा। तो आप क्रॉस कराइए। जैसे ये रेड था, ये वाइट था, क्रॉस कराया आपने, ये क्या मिला, पिंक मिला, ठीक है। ये आपको F1 हाइब्रिड मिला, पिंक F1 हाइब्रिड। अब इसका आपने करा दिया टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस में हमने पिंक का रिसेसिव से वाइट से क्रॉस करा दिया, ठीक है। तो इससे 2 टाइप का गैमेट बनेगा, इससे सिर्फ एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। तो इसका इससे आप क्रॉस करा दें, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r। तो आपको पता है कि जो टेस्ट क्रॉस का रेशियो होता है वो 1:1 का रेशियो होता है। तो ये कैपिटल R है, क्या आया, ये पिंक आया, ये क्या आया, ये आया वाइट आया। तो बताइए रेशियो है 1:1। 1:1 का मतलब है 50-50। 50% ये होगा और 50% ये होगा। 50% का मतलब है 1/2, ध्यान देना। 50% का मतलब है 1/2 और इसका भी मतलब है 1/2।
1:2 50%, 1:1 का रेशियो आया। तो आप देख लीजिए, तो क्वेश्चन में रेड कितना होगा, रेड तो एक भी ना बना, तो रेड होगा 0 आएगा। पिंक कितना होगा 1/2, मतलब टोटल 1000 है तो 500 50%। वाइड भी कितना होगा 500 हो जाएगा, तो 0 500 500 टोटल कितना हो गया 1000। तो आप देख लीजिए, तो पिंक कितना होगा 1/2, तो इसको निकालने का तरीका ये आप देख लीजिए ना, 1/2 इंटू 1000 मतलब 500। ये भी कितना था 50%, तो 1/2 इंटू 1000 मतलब 500, तो 50-50 आ गया। रेड एक भी नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताइए, अगर ये क्वेश्चन पूछता कि आउट क्रॉस बना दिया, आउट क्रॉस मतलब क्वेश्चन ये दे दिया कि मिराबिलिस प्लांट में प्योर रेड, प्योर तो होगा ही होगा, रेड और वाइट के बीच में क्रॉस कराया गया, F1 हाइब्रिड मिला, F1 हाइब्रिड का डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करा दिया। रिसेसिव से कराते तो टेस्ट क्रॉस बोलते हैं ना, तो बोल दिया डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करा दिया, आउट क्रॉस करा दिया। अब ये बताइए कितने प्लांट रेड होंगे, पिंक होंगे, वाइट होंगे रेस्पेक्टिवली। अब आपको यहाँ पे बताना है, अब आप बताएं। तो आउट क्रॉस की बात करेगा बेटा, तो आप देखिए, तो ये रेड है, ये वाइट है, इनके बीच में क्रॉस कराया गया, ये पिंक मिला, ये F1 जनरेशन। अब यहाँ पे करा दिया आउट क्रॉस कराया गया, ठीक है। तो इसका क्रॉस हम F1 हाइब्रिड का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से कर देंगे। तो आप करके देख लीजिए, कैपिटल आर। आप ऐसे भी बना सकते हैं और पनेट स्क्वायर भी बना के दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको समझ में आया। ये है और ये है। तो बेटा यहाँ पे ना ये क्या हुआ, ये रेड हुआ और ये आपका पिंक हुआ, ये पिंक हुआ। तो रेड और पिंक का रेशियो है 1:1 का। तो ये बताइए 1000 में से ना रेड कितना होगा, 1 है मतलब 50%, 1/2। पिंक है 1/2 50%, ये भी आया, और 1/2 ये भी आया। तो आप देख लीजिए रेड कितना होगा 50%, 1/2 इंटू 1000, और ये भी होगा 1/2 इंटू 1000। तो 500 ये आया और 500 ये आया। ये कितना आया, ये आया 0। वाइट आपको यहाँ पे एक भी नहीं मिला। तो ये क्वेश्चन में आप जरूर ध्यान देना कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछ रहा है, किस तरीके से पूछ रहा है, तो आपका आंसर अपने आप बन जाएगा। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का पहला एग्जाम्पल था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान देना। अच्छा एक बेसिस हम आपको बता दें, एक चीज़ यहाँ पे बता दें, ये जो फ्लावर कलर मतलब ये कैसे हुआ यार कि आप रेड का वाइट से क्रॉस कराए तो पिंक आ गया, ये मतलब हुआ कैसे होगा, मतलब कैसे ये ऐसे कैसे हो गया। इसका बेसिस हम क्या बोल सकते हैं, बेसिस। तो अगर हम बेसिस की बात करें कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बेसिस क्या है, तो बेटा यहाँ पे आप देखिए जो आर जीन है, जो हमने अभी आर जीन लिया था ना, मिराबिलिस में जो आर जीन होता है, आर जीन ये प्रोड्यूस करता है, एंथोसाइनिन पिगमेंट, ये एंथोसाइनिन पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। और एंथोसाइनिन पिगमेंट जो होता है ये रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावर कलर, ये फ्लावर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एंथोसाइनिन पिगमेंट ये
वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है जो फ्लावर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये सेल के साइटोप्लाज्म में रहता है, सेल के वैक्यूल में स्टोर रहता है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है, फ्लावर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये प्रोड्यूस करता है एंथोसायनिन पिगमेंट। अब आप देखिए, अगर 3 केस है, 3 केस आपके सामने है। अगर कैपिटल आर है, ध्यान देना, कैपिटल आर मतलब रेड वाला, तो कैपिटल आर में एंथोसायनिन का जो प्रोडक्शन होगा, एंथोसायनिन प्रोडक्शन वो हाई होगा। एंथोसायनिन प्रोडक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे 2 डोमिनेंट एलील प्रोड्यूस कर रहा है, तो एंथोसायनिन का प्रोडक्शन दोनों प्रोड्यूस करेगा तो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा रेड कलर, बिल्कुल डोमिनेंट कलर आ गया। और यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है, पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं है, तो कम पिगमेंट प्रोड्यूस करेगा। एंथोसायनिन प्रोडक्शन लेस होगा, मीडियम एंथोसायनिन बनेगा, जिससे कंप्लीटली रेड नहीं आया, पिंक कलर आ गया। पूरी तरीके से अगर खूब ज़्यादा पिगमेंट बनता है ना तो पूरी तरीके से रेड हो जाता, यहाँ पे कम रेड हुआ, पिंक हो गया, मीडियम कलर आ गया। और यहाँ पे देखिए एक भी एलील डोमिनेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो आर जीन है वो पिगमेंट बना ही नहीं पाएगा। नो एंथोसायनिन पिगमेंट प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, जिससे फ्लावर क्या रह गया, कलर लेस फ्लावर रह गया। ध्यान देना, कलर लेस फ्लावर रह गया तो वो क्या रह गया, वो फ्लावर रह गया वाइट रह गया। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान देना, जहाँ जहाँ भी आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जो कैरेक्टर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट होता है उसमें एक खास बात है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस अकर्स फॉर द कैरेक्टर्स। ऐसे कैरेक्टर के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस occurs for the characters in which the amount of pigment or protein synthesized by gene matter। जीन कितना अमाउंट ऑफ पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन बना रहा है, पिगमेंट भी एक टाइप का प्रोटीन है, तो कितना पिगमेंट या प्रोटीन बना रहा है उसका अमाउंट मैटर करता है। ज़्यादा करेगा तो डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा, कम करेगा तो मीडियम आएगा, और नहीं प्रोड्यूस करेगा तो नहीं आएगा। तो एक लाइन हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको नोट कर लेना है, incomplete dominance occurs for the characters in which the amount of पिगमेंट या प्रोटीन synthesized by gene matters। जीन कितना अमाउंट ऑफ पिगमेंट या प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, बना रहा है, उसका मात्रा, उसका क्वांटिटी वो मैटर करता है, उसका अमाउंट मैटर करता है। ज़्यादा बनेगा तो फुल कैरेक्टर आएगा, कम बनेगा तो मीडियम आएगा, नहीं बनेगा तो नहीं आएगा। ये बेसिस हमने बता दिया आपको। बेसिस क्या था, एक्सप्लेनेशन क्या था इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल आपने लिया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं फ्लावर कलर इन एंटीराइनम मेजस। एक प्लांट होता है जिसका नाम है एंटीराइनम, इसको हम डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, डॉग फ्लावर, या इसको हम स्नैप ड्रैगन भी बोलते हैं, स्नैप
ड्रैगन, इसको स्नैप ड्रैगन बोलते हैं या डॉग फ्लावर बोलते हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे ना, बिल्कुल सेम एज मिराबिलिस, सेम एज मिराबिलिस। जो मिराबिलिस जलापा हमने प्लांट दिखाया था ना, उसमें जैसे कंसेप्ट था एग्जैक्टली बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ भी पिंक वाइट, मतलब रेड वाइट पिंक आ गया ना। सेल्फिंग कराओगे 1 to 1 जीनोटाइप फिनोटाइप एग्जैक्टली सेम वही है। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है आपको, इतना लिख के छोड़ दो, सब कुछ आपको पता है। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, फेदर कलर इन फेदर कलर इन एंडलूसियन फाउल्स। एंडलूसियन फाउल्स ये बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स चिकन है, ये बर्ड्स है। तो इसमें जो फेदर का पंख का कलर जो होता है ना, इसमें जो पंख का कलर होता है, आप देखेंगे उसमें आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे पेरेंट ले लिया, पेरेंट एक है ब्लैक कलर्ड, ठीक है, ब्लैक कलर्ड है। दूसरा का मान लीजिए फीमेल है वाइट कलर्ड। इन दोनों का आपने आपस में क्रॉस करा दिया, ठीक है, इन दोनों का आपने आपस में क्रॉस करा दिया। ये डोमिनेंट होता है, ये रिसेसिव होता है। तो जो F1 हाइब्रिड मिला, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये जो F1 जनरेशन आपका मिला, ये ब्लू कलर्ड का हो जाता है, ब्लू कलर्ड, ना ब्लैक आया ना वाइट है, ब्लू कलर्ड हो जाता है। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। अगर आप F1 हाइब्रिड है, ये जो ब्लू कलर्ड वाला है, इसका अगर आप सिबलिंग से क्रॉस करा दो, मतलब सिबलिंग, अब यहाँ सेल्फिंग तो हम कराएंगे नहीं, सेल्फिंग तो यार बोलेंगे नहीं, एनिमल है ना, प्लांट होता तो हम सेल्फिंग बोलते हैं, इसमें कौन सा पॉलिनेशन कराओगे। तो मतलब ब्लू कलर्ड मेल को ब्लू कलर्ड फीमेल से ही क्रॉस करा दो, अगर आप सिबलिंग क्रॉस करा दो, तो आप उसमें देखेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो दोनों का ना 1 to 1 आएगा, सेम आएगा बिल्कुल। तो ये फेदर कलर है। तो यहाँ भी ना आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस मिलेगा। अगला एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं। स्टार्च सिंथेसिस मीन्स सीड साइज या ग्रेन साइज आप देखेंगे, सीड साइज आप देखेंगे इन पाइसम सटाइवम गार्डन पे, इन पाइसम सटाइवम या गार्डन पे। यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे आप ले लीजिए लार्ज स्टार्च ग्रेन, इसका आप क्रॉस करा दें स्मॉल स्टार्च ग्रेन से, मतलब एक में सीड का साइज, मटर में सीड का साइज बड़ा है, दूसरे में सीड का साइज छोटा है, ठीक है। तो इसको हम कैपिटल बी से ले लिए, इसको हम स्मॉल बी से ले लिए। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। अगर आप क्रॉस कराएंगे तो मिलेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, ये F1 जनरेशन होगा। तो यहाँ पे बेटा ये जो F1 जनरेशन मिला, ये ना इंटरमीडिएट हो गया, इंटरमीडिएट साइज का हो गया। मतलब स्टार्च का सिंथेसिस यहाँ पे ज़्यादा हो रहा था, यहाँ पे कम हो रहा था। यहाँ मीडियम स्टार्च सिंथेसिस हुआ। स्टार्च का सिंथेसिस यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हुआ ना तो बहुत कम हुआ, मीडियम हुआ। अब अगर आप इसी को ना सेल्फिंग करा दो तो जीनोटिपिक
और फिनोटाइपिक रेशियो आपको क्या मिल जाएगा, 1:1, 1:1 मिल जाएगा। तो ये भी ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ही एग्जाम्पल है। तो पाइसम सटाइवम में भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है स्टार्च सिंथेसिस के लिए। ज़्यादा स्टार्च बनेगा तो साइज बड़ा होगा, कम स्टार्च बनेगा तो साइज छोटा होगा। तो बेटा जी आप लोग ध्यान देना, हम लोग बात कर रहे थे डेविएशंस फ्रॉम लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो पहला डेविएशन आपने क्या पढ़ा, इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंस। दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने 4 एग्जाम्पल लिए, ठीक है। आगे हम दूसरे एक्सेप्शंस की बात करते हैं, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस यहाँ पे हम बात करेंगे, कोडोमिनेंस के बारे में बात करेंगे। तो पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, दूसरा है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या था, F1 हाइब्रिड रिजेंबल्स बोथ ऑफ द पेरेंट्स इक्वली। यहाँ पे दोनों से रिजेंबल करेगा। F1 हाइब्रिड्स रिजेंबल both the parents equally, दोनों पेरेंट्स से इक्वली यहाँ पे रिजेंबल करेंगे कोडोमिनेंस में। जैसे आप देखिए कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था मेंडल का, F1 हाइब्रिड रिजेंबल्स एनी वन ऑफ द पेरेंट इन फिनोटाइप, एनी वन ऑफ द पेरेंट। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था, नन ऑफ द पेरेंट, किसी से भी रिजेंबल नहीं किया, इंटरमीडिएट फिनोटाइप मिला। यहाँ पे क्या है, बोथ ऑफ द पेरेंट्स। ध्यान देना, पहले में लॉ ऑफ डोमिनेंस में वन ऑफ द पेरेंट, इनकम्प्लीट में नन ऑफ द पेरेंट, यहाँ पे बोथ ऑफ द पेरेंट्स। ये आप देखिए इक्वली। एग्जाम्पल्स अगर हम इसका ले लें, एग्जाम्पल्स कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। एग्जाम्पल्स हम 3-4 एग्जाम्पल यहाँ भी लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप। ध्यान देना, ABO ब्लड ग्रुप पढ़ा होगा आपने, ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप में 4 ब्लड ग्रुप होता है, A, B, AB और O, 4 ब्लड ग्रुप होता है। तो चारों में से हम एक ब्लड ग्रुप ले रहे हैं यहाँ पे, AB ब्लड ग्रुप। तो AB ब्लड ग्रुप जो होता है ये कोडोमिनेंस शो करता है। ध्यान देना, ये कोडोमिनेंस शो करता है। तो आप देखिए पेरेंट आप ले लीजिए, पेरेंट हमको प्योर ही लेना है यहाँ पे। पेरेंट आप ले लीजिए IA, ये मान लीजिए इसको हमने ले लिया मेल, इसका क्रॉस हमने फीमेल से करा दिया। फीमेल को हम ले लेते हैं B ब्लड ग्रुप वाला, तो IB, ये फीमेल है, इसका ब्लड ग्रुप है A ब्लड ग्रुप, और इसका ब्लड ग्रुप है B ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप है, ठीक है। A ब्लड ग्रुप और B ब्लड ग्रुप। तो ये गैमिट बनाएगा IA वाला, ये गैमिट बनाएगा, गैमिट इससे बनेगा IB। तो आप ये बताइए, इससे सिर्फ एक ही टाइप का बना, इससे भी, क्योंकि होमोजाइगस है ना। तो फ्यूजन कराइए आप, IA IB, दोनों एलील आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो ये F1 हाइब्रिड है। तो बेटा आप यहाँ पे देखेंगे ये जो F1 हाइब्रिड है ना, इसका ब्लड ग्रुप ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा AB ब्लड ग्रुप। A भी आ गया, B भी आ गया, AB ब्लड ग्रुप यहाँ पे हो गया। अब हमको क्या कराना है, इसका सिबलिंग क्रॉस करा देना है। सेल्फिंग हम नहीं करेंगे, सेल्फिंग यहाँ कैसे, एनिमल में हम सेल्फिंग कैसे बोलेंगे, ह्यूमन में हम कैसे सेल्फिंग बोलेंगे, वो कोई प्लांट थोड़ी ना कि आप सेल्फ पॉलिनेशन करा दोगे। तो सेल्फिंग का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो F1 हाइब्रिड है, F1 हाइब्रिड, इसका हम सिबलिंग मेटिंग कराएंगे, सिबलिंग क्रॉस करा देंगे। सिबलिंग क्रॉस मतलब ये
ए बी ब्लड ग्रुप का जो मेल होगा उसका क्रॉस ए बी ब्लड ग्रुप के ही फीमेल से हम करा देंगे, सिबलिंग मेटिंग करा देंगे। तो आप देखिएगा ये इसका हमने इसी ब्लड ग्रुप वाले फीमेल से क्रॉस करा दिया, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेल है, ये फीमेल है। क्रॉस करा दिया तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला ये मेल है, ए बी ब्लड ग्रुप वाली ये फीमेल है। बाकी क्या होगा वो सब तो किस्मत का खेल है। तो आप देख लीजिए, तो आप क्रॉस कराइए। इससे दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, इससे भी दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे। आप सीधे ऐसे बना लो या पनेट स्क्वायर में बना लो, दो टाइप का गैमेट्स बना, आई ए आई बी, इससे भी दो टाइप का बना। तो अब मेल के दोनों गैमेट को फीमेल के दोनों गैमेट्स से हम क्रॉस करा देंगे। तो आप देख लीजिए डायरेक्टली, आप ऐसे देख लीजिए, ये आई ए आई ए आई ए आई बी, ऐसे ये आई ए आई बी, ऐसे ये देख लीजिए आई बी। तो ऐसे आप बना लीजिए। तो ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप, तो 1 2 1 ऐसे। तो आप बच्चों ध्यान दो, आप ऐसे दिखा दो या पनेट स्क्वायर में दिखा दो, आपको जैसे आराम लगे, जैसे इजी लगे आप वैसे दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमने इसको ऐसे दिखाया, हम इसी को देखिए हम दूसरे तरीके से कैसे बना देते हैं। अब आप देखिए ये मेल दो टाइप का गैमेट बनाएगा, क्या क्या, आई ए और आई बी, दो टाइप का बना। और इससे भी दो टाइप का गैमेट्स बना, क्या क्या, आई ए और आई बी, इससे भी ये दो टाइप का गैमेट बना था, ये और ये बना था ना। अब आप देख लीजिए इसका इससे क्रॉस कराइए, आप क्रॉस करा के देख लीजिए। इसका इससे करा दीजिए आई ए, इसका इससे कराइए आई ए आई बी, इसका इससे कराइए आई ए आई बी, इसका इससे करा दीजिए आई बी। तो आप देखिए जीनोटिपिक रेशियो क्या आया, जीनोटिपिक रेशियो ये आपका आया है 1 to 1, ये आया ना। और फिनोटिपिक रेशियो ये भी आया है 1 to 1, ये भी आया है। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए ब्लड ग्रुप है, इसका ए बी ब्लड ग्रुप है, इसका ए बी ब्लड ग्रुप है, इसका बी ब्लड ग्रुप है। तो देखिए ए वाला एक है, 4 में से एक है, ए बी वाला 4 में से 2 है, बी वाला 4 में से 1 है। तो 1 to 1 जीनोटिपिक भी है, 1 to 1 ये 2 बार है ना, और ये 1 बार है। तो 1 to 1 सेम रेशियो आया है यहाँ पे, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक। तो ये F1 हाइब्रिड यहाँ पे कोडोमिनेंट है, दोनों पेरेंट से रिजेंबल कर रहा है। बाकी जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, आगे आएगा अभी मल्टीपल एलील्स, उसमें ना हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, मल्टीपल एलील्स में। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, कैरियर्स फॉर सिकल सेल
एनीमिया। अच्छा, जो ब्लड ग्रुप वाला है बच्चों, इसमें अभी आप ज़्यादा टेंशन मत लेना। अभी जो मल्टीपल एलियंस आएगा ना, उसमें हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो कैसे हमने आई या आई बी ले लिया ना, आप टेंशन मत लो, आगे हम उसमें डिटेल में बात करेंगे ही करेंगे। कैरियर्स फॉर सिकल सेल एनीमिया, यहाँ भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसी चैप्टर में आगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स है ना, उसमें आप डिटेल में समझ जाओगे। तो सिकल सेल एनीमिया में जैसे पेरेंट है, नॉर्मल पेरेंट है, मान लीजिए कोई नॉर्मल पेरेंट, और सिकल सेल एनीमिक पर्सन, एनीमिक पेरेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मेल है नॉर्मल और फीमेल है डिजीज्ड, तो इसका हम दिखा देते हैं जीनोटाइप HbA, ऐसे हम दिखा दिए। ये इसको हम ऐसे दिखा दें HbN, ऐसे हम दिखा दें। इसको हमने दिखा दिया HbS, स्मॉल एस से दिखा दिया हमने। ये नॉर्मल है, ये सिकल सेल एनीमिक है, स्मॉल है ना, एस दिखा दिया। रिसेसिव कंडीशन, ये एक्चुअल में ना ये रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। जो सिकल सेल एनीमिया होता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। डिटेल में बात नहीं करना, आगे आप पढ़ोगे। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब इसको कराने वाला जीन ऑटोसोम पे बैठा होता है और वो रिसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। और रिसेसिव कब करता है? जब वो होमो जाएगा। सो ठीक है, ये डोमिनेंट है। तो इससे गैमेट क्या बन गया? HbN। इससे गैमेट क्या बन गया? HbS। ठीक है, इन दोनों के बीच में आप क्रॉस करा दो। F1 हाइब्रिड क्या बना? HbN HbS। ये F1 हाइब्रिड है। तो बेटा आप ये ध्यान देना, ये होता है कोडोमिनेंट। ये कोडोमिनेंट होता है, मतलब ये कंप्लीटली ना तो पूरी तरीके से नॉर्मल ही है, ना तो कंप्लीटली पूरी तरीके से सिकल सेल्ड भी होता है। ये आप देखेंगे ना, इसको डिजीज नहीं आएगा, कभी कभी डिजीज नहीं होगा, लेकिन कभी कभी सिम्टम डेवलप हो सकता है। मतलब ये नॉर्मल भी रहेगा और सिकल सेल एनीमिया के सिम्टम भी कभी कभार आएंगे। बाकी ये बिल्कुल नॉर्मल की ही तरह होता है, कोई दिक्कत इसको होता नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल हम यहां पे ले लेते हैं, कोट कलर इन कैटल्स। कोट कलर इन कैटल, फर मतलब रोए का कलर, रोए का कलर हो गया ना। तो ये भी कोडोमिनेंस का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। गाय भैंस सबने देखा हुआ होगा, उसका कलर भी आपने देखा होगा। तो आप उसमें देखिए, हमने यहाँ पे पेरेंट्स ले लिया। जैसे मान लीजिए मेल को हमने ले लिया ब्लैक, ब्लैक कलर हमने ले लिया, ठीक है, ब्लैक कलर्ड हमने ले लिया। और फीमेल को हमने यहाँ पे ले लिया वाइट, वाइट कलर्ड हमने यहाँ पे ले लिया, वाइट कलर्ड। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे ना, यहाँ पे आप देखोगे कि ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ना कोई डोमिनेंट और रिसेसिव वाला कंडीशन आपको नहीं मिलेगा। याद रखना है, यहाँ पे आपको कोई डोमिनेंट और रिसेसिव वाला कंडीशन नहीं मिलेगा। तो ये ब्लैक कलर्ड है, ब्लैक को हम कैपिटल बी से दिखा दिया, ठीक है। और इसको हम आपको दिखा देते हैं इसको हम आपको दिखा देते हैं कैपिटल डब्ल्यू से हम आपको दिखा देते हैं। तो आप ये देखिए, ये इससे गैमेट क्या बनेगा? इससे गैमेट बनेगा कैपिटल बी और इससे गैमेट बनेगा डब्ल्यू बनेगा, ठीक है। अब आप इन दोनों गैमेट का आपस में क्रॉस करा दीजिए। तो कैपिटल बी और कैपिटल डब्ल्यू, ये है F1 हाइब्रिड, F1 हाइब्रिड है ये। तो इसको हम बोलते हैं रोन,
रोन कलर इसको हम बोलते हैं। रोन का मतलब ये है ना, इसमें ब्लैक और वाइट दोनों आ जाएगा। आपने देखा नहीं है, चितकबरा कलर का नहीं देखा क्या? गाय वगैरह देखा होगा ना, उसमें ब्लैक कलर भी देखा होगा पैचेज में, और पैचेज में आपने वाइट कलर भी देखा होगा। तो ब्लैक और वाइट दोनों आ गया। तो ये मेल है, ये फीमेल है। जैसे गाय है, ये इसका मेल है, जो बैल होता है, सांड होता है ना ये, तो उनके बीच में क्रॉस कराया तो ये F1 हाइब्रिड में रोन होता है, रोन। अब बेटा अगर आप रोन का सेल्फिंग करा दो, सेल्फिंग का मतलब है आप उसका सिबलिंग मेटिंग करा दो। अगर रोन का क्रॉस रोन से करा दो, तो आप अगर F1 जो है ना, F1 का आप सिबलिंग मेटिंग करा दो, सिबलिंग क्रॉस करा दो, रोन का रोन से करा दो, तो ये आप देख लीजिए, रोन का अगर आप रोन से करा दोगे, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू, और कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, तो ये और ये और ये 1 to 1। जीनोटाइप, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो, ध्यान देना, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों आपको 1 to 1 एग्जैक्टली सेम मिलेगा ना। जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों रेशियो आपको वही मिलेगा, सेम मिलेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, आपको यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों रेशियो सेम मिलेगा। तो आप इसको नोट कर, तो कोडोमिनेंस के केस में भी आप देख रहे हो ना, यहाँ के केस में भी जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो आपको वही मिल रहा है, जो सेम मिल रहा है जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में आपको मिला था। तो ये कोडोमिनेंस कंप्लीट हो गया। तो F1 हाइब्रिड रिजेंबल्स बोथ ऑफ द पेरेंट, ब्लैक भी आ गया, वाइट भी आ गया, एक ही गाय के ऊपर दोनों कलर आपको मिल गया, एक ही कैटल के ऊपर दोनों कलर मिल गया आपको। आगे हम बात करते हैं बच्चों बेसिस ऑफ डोमिनेंस। ध्यान दीजिए आप लोग, आगे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बेसिस ऑफ डोमिनेंस या एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। मीन्स कोई कैरेक्टर डोमिनेंट है तो वो डोमिनेंट क्यों है, रिसेसिव है तो वो रिसेसिव क्यों है, कैसे बना। तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके थे कि पॉपुलेशन में जो कैरेक्टर सबसे पहले आया होगा वो बहुत ही वो मतलब डोमिनेंट था, और उसका नंबर धीरे धीरे बढ़ता रहा, क्योंकि वो जब रिप्रोड्यूस करेगा तो नंबर बढ़ेगा। और उसी में किसी में ना जो डोमिनेंट वाला एलील था, जीन था, उसमें म्यूटेशन हो गया, तो डोमिनेंट से रिसेसिव इवॉल्व हो गया। जैसे टॉल प्लांट था, टॉल से ड्वार्फ कैसे बना, म्यूटेशन से बना। अब जैसे ईयर लोब अटैच होता है, तो कुछ लोग मतलब ज़्यादातर लोगों का ईयर लोब फ्री होता है, और पॉपुलेशन में कुछ बंदों का अटैच भी होता है। तो अटैच कैसे आया होगा, ये जो कैरेक्टर है ना, इसको भी जीन कंट्रोल करता है। तो उसी जीन में, डोमिनेंट वाले जीन में म्यूटेशन हुआ होगा, तो उनका जो ईयर लोब है वो अटैच हो गया। तो डोमिनेंट से रिसेसिव पॉपुलेशन में कैसे राइज हुआ है, म्यूटेशन से राइज हुआ है। तो आपने पढ़ा है म्यूटेशन इज द कॉज ऑफ वेरिएशन, जो वेरिएशन आया है म्यूटेशन से आया है यहाँ पे। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस, तो डोमिनेंस क्या है, कैसे है, हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं, बताने वाले हैं। आप ध्यान से बाय कंसेप्ट आप यहाँ पे सुनिएगा। बेसिस क्या है, कोई कैरेक्टर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट क्यों है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही मज़ेदार है, आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना है। तो हमने जैसे बताया था, जीनोटाइप कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप। ध्यान से सुनना, जीनोटाइप कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप। जीन फिनोटाइप के एक्सप्रेशन को, कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कैसे कंट्रोल करता है, क्या बनाता है जीन, जीन क्या बनाता है, क्या करता है जिससे फिनोटाइप या कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये हमने यहाँ पे डीएनए दिखा दिया, ध्यान देना आप लोग,
यहाँ पे ये हमने डीएनए दिखा दिया, ठीक है। तो ये डीएनए है। आप ये मान लेना कि ये वाइल्ड टाइप या नॉर्मल या डोमिनेंट या हम बोलते हैं अनमोडिफाइड जीन है ये, जीन या एलील है ये, ठीक है, एलील है ये। तो वाइल्ड टाइप या नॉर्मल या डोमिनेंट या अनमोडिफाइड जीन या एलील है ये, ठीक है। मॉडिफाइड या मोडिफाइड आप बोल दो भाई। तो आप देखिए, तो बताइए ये डोमिनेंट कंडीशन में है, कैपिटल हम लिखेंगे ना, कैपिटल से दिखाएंगे। अब ये बताइए ये जीन है। अब सेंट्रल डोग्मा पढ़ोगे, इसी के बाद जो चैप्टर होगा आप पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वहाँ बताया जाएगा जीन का होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो बताना बाबू, जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा। और जब इस एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा, एक प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन राइबोसोम्स कराते हैं। मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम्स आके बाइंड करते हैं ना, ये राइबोसोम्स है। और मान लेना कि हमने 2 सब यूनिट दिखा दिया है राइबोसोम में, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर। और ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेशन से यहाँ पे बना एंजाइम या प्रोटीन, हम दिखा दें प्रोटीन या एंजाइम, ये बना। एंजाइम भी प्रोटीन होते हैं ना, राइबोजाइम को छोड़ दो तो एंजाइम भी क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो ट्रांसलेशन से एंजाइम या प्रोटीन बना। तो जीन ने क्या बनाया? फाइनली प्रोटीन बनाया, ठीक है। जीन ने एंजाइम बनाया। तो ये जो एंजाइम है बेटा, ध्यान देना आप लोग, ये एंजाइम है। आपने बायोमोलिकुलर में एंजाइम पढ़ा है, ठीक है। तो ये एंजाइम है और ये इस एंजाइम का सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट एस। तो एंजाइम में ये एक्टिव साइट है। तो ये जो बेटा सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट जाके एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड करेगा और यहाँ पे बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ES कॉम्प्लेक्स बन गया। और एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को ले जाएगा ट्रांजिशन स्टेट में, और ट्रांजिशन स्टेट में इसका जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को ले जाएगा ट्रांजिशन स्टेट में आपने पढ़ा था एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके प्रोडक्ट बना देगा। और ये जो प्रोडक्ट है, P फॉर प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट है जो फिनोटाइप या कैरेक्टर का एक्सप्रेशन कराएगा। ध्यान देना, फिनोटाइप या कैरेक्टर का एक्सप्रेशन कराएगा। यही प्रोडक्ट है जो फिनोटाइप या कैरेक्टर का एक्सप्रेशन कराएगा। अगर ये ना होता तो फिनोटाइप या कैरेक्टर का एक्सप्रेशन नहीं होता। तो बताइए, आप सुनते आए हो, जेनेटिक्स में पढ़ते आए हो, जीनोटाइप कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप। कैसे जीन कैसे कैरेक्टर को, फिनोटाइप के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, कैसे करता है? तो जवाब है आपके सामने है। जीन प्रोटीन बनाया, एंजाइम बनाया, एंजाइम से सबस्ट्रेट बाइंड करके प्रोडक्ट बनाया, और जो प्रोडक्ट है यही प्रोडक्ट फिनोटाइप या कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। अभी एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेंगे, आपका सारा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो आप देखिए, अब ये डोमिनेंट फिनोटाइप है, ठीक है। ये डोमिनेंट फिनोटाइप आ गया, डोमिनेंट जीन था तो ये फिनोटाइप का एक्सप्रेशन हो गया। अब ये तो नॉर्मल केस में है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, ये तो नॉर्मल केस में था। ये जो था ना, ये तो नॉर्मल केस में ऐसा हुआ था, नॉर्मल केस, ये नॉर्मल केस में ऐसा हुआ था कि ऐसे होता है। अब आप ये देखिए, अगर इसी डोमिनेंट जीन में म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? तो आप देख लें, मान लीजिए हो गया म्यूटेशन, हो गया, ये जो नॉर्मल एलील था ना, इसी एलील में हमने दिखा दिया
म्यूटेशन हो गया। तो आप देखिए ये है, ये जीन है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसलिए हमने ऐसा दिखा दिया। तो ये बताइए इसी में ये म्यूटेशन हो गया, तो म्यूटेशन के बाद हो सकता है कि ये जो डोमिनेंट जीन था ये म्यूटेंट हो गया या ये रिसेसिव हो गया। ये पॉसिबल है बेटा, ये रिसेसिव हो गया या मॉडिफाइड एलील या जीन, ये हमने यहाँ पे लिख दिया मॉडिफाइड एलील या जीन। ये मॉडिफाई हो गया, इसमें कोई ना कोई बदलाव आ गया, म्यूटेशन आ गया। आगे आप मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में म्यूटेशन बिल्कुल डिटेल में आप पढ़ोगे, म्यूटेशन हो गया। अब म्यूटेशन के बाद ध्यान देना बेटा लोग यहाँ पे ध्यान दो, म्यूटेशन के बाद इस जीन का क्या होगा, ध्यान देना। ये जो मॉडिफाइड जीन या एलील है, म्यूटेशन के बाद इसका क्या होगा हम आपको बता दें। यहाँ पे हमने लिखा है मॉडिफाइड एलील या जीन, ये हमने लिखा हुआ है। तो आप ये देखिए म्यूटेशन के बाद क्या होगा, इस जीन का म्यूटेशन के बाद क्या होगा। यहाँ पे 3 संभावनाएं हैं, 3 पॉसिबिलिटीज, 3 संभावनाएं हैं, 3 पॉसिबिलिटी है कि जो मॉडिफाइड या म्यूटेंट एलील है ये क्या करेगा। 3 संभावनाएं हैं, तो हम तीनों का नाम लिख देते हैं, यहाँ पे तीनों बता देते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो 3 संभावनाएं हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो मॉडिफाइड एलील में प्रोड्यूस, पॉसिबल है, में प्रोड्यूस, 3 पॉसिबिलिटी है। पहला 3 पॉसिबिलिटी है, तो पहला नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम, दूसरा है नॉन फंक्शनल एंजाइम, और तीसरा है नो एंजाइम एट ऑल, नो एंजाइम एट ऑल। 3 पॉसिबिलिटी बना। मतलब ऐसा हो सकता है कि म्यूटेशन के बाद ये जो एलील रिसेसिव हो गया, ये मॉडिफाइड हो गया, ये नॉर्मल एंजाइम बना दे या लेस एफिशिएंट एंजाइम बना दे। ध्यान देना, नॉर्मल या लेस एफिशिएंट, मतलब नॉर्मल एंजाइम का मतलब एंजाइम नॉर्मल होगा, सबस्ट्रेट से बाइंड करके प्रोडक्ट बनाएगा, या फिर एंजाइम का एफिशिएंसी थोड़ा सा कम हो जाएगा। एफिशिएंसी कम होने का मतलब कि उसका जो टर्नओवर नंबर है थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट तब भी बनेगा। तो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनेगा ना, तो प्रोडक्ट बनना ही बनना है, भले ही उसका एफिशिएंसी कम हो या नॉर्मल तो है ही, तो प्रोडक्ट तो बनना ही बनना है। दूसरे केस में एंजाइम जो बना वो नॉन फंक्शनल है, मतलब कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम है, उसका प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हुआ है, उसका एक्टिव साइट दिख ही नहीं रहा है, तो वो प्रॉपर काम कैसे करेगा ना। तो एंजाइम यहाँ नॉन फंक्शनल है, काम करेगा ही नहीं, मतलब सबस्ट्रेट से बाइंड करके प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। और तीसरा केस ये भी हो सकता है, पॉसिबल है कि एंजाइम बने ही ना, नो एंजाइम एट ऑल, एंजाइम बने ही ना। तो ऐसे केस में आप देखिए 3 पॉसिबिलिटी है। आप सोचेंगे कि म्यूटेशन के बाद नॉर्मल या लेस एफिशिएंट, नॉर्मल कैसे हो गया। तो एक बात बता दें भाई साहब, म्यूटेशन रिसेसिव भी होता है, और रिसेसिव म्यूटेशन रहेगा ना तो उसका प्रभाव दिखता ही नहीं है, छुपा रहता है, हिडन रहता है। ये भी हो सकता है कई बार, मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर रिसेसिव। तो म्यूटेशन जो होता है बेटा, ध्यान देना, हमने क्या बोला, ऐसा भी पॉसिबल है कि वो साइलेंट म्यूटेशन हो। ध्यान देना, साइलेंट म्यूटेशन, ऐसा भी हो सकता है कि वो म्यूटेशन साइलेंट हो, और साइलेंट म्यूटेशन दिखता ही नहीं है, उसका प्रभाव आपको दिखेगा ही नहीं, वो ऐसे हिडन रहेगा पॉपुलेशन में, इसको हम बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। तो ये भी हो सकता है। तो पहले केस में हो सकता है कि म्यूटेशन साइलेंट हो, उसका प्रभाव दिखे ही ना, ये भी पॉसिबल है। तो आप देखिए 3 केस है। अब आप देखें जरा, अब यहाँ पे आप देखिए कुछ पॉइंट्स है आपको यहाँ पे समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर
कंट्रोल्ड बाय अनमोडिफाइड एलील, अनमोडिफाइड एलील या डोमिनेंट एलील, ठीक है, अनमोडिफाइड एलील या डोमिनेंट एलील, ध्यान देना, अनमोडिफाइड एलील या डोमिनेंट एलील कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। 3 कंडीशन आपके सामने है। इन फर्स्ट केस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान दें बच्चा लोग, इन फर्स्ट केस, पहले केस में नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम तो बन ही रहा है ना, तो मतलब म्यूटेशन के बाद भी नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बन रहा है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करके प्रोडक्ट बना देगा। इन द फर्स्ट केस सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन प्रोडक्ट बाय एंजाइम occurs, thus character expression will occur, जो कैरेक्टर है ना उसका एक्सप्रेशन होगा। ध्यान देना, म्यूटेशन के बाद भी प्रभाव दिखेगा, क्योंकि एंजाइम तो है ही, बन ही रहे, नॉर्मल है, या उसका स्पीड थोड़ा कम होगा, एफिशिएंसी कम होगा, बाकी है ना इफेक्ट, उसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। तो पहले केस में म्यूटेशन के बाद भी एंजाइम बनेगा और वो एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करके प्रोडक्ट बना देगा, मतलब म्यूटेशन के बाद भी प्रभाव दिख रहा है। हमने क्या बोला, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर कंट्रोल बाय अनमोडिफाइड एलील, डोमिनेंट एलील, इसका मतलब इन दिस केस, इन फर्स्ट केस modified या म्यूटेंट एलील इक्विवेलेंट टू अनमोडिफाइड एलील, अनमोडिफाइड एलील, ध्यान देना, इन फर्स्ट केस मॉडिफाइड या म्यूटेंट एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमोडिफाइड एलील, मतलब मॉडिफिकेशन के बाद भी, म्यूटेशन के बाद भी दोनों का प्रभाव सेम है, मतलब सबस्ट्रेट से बाइंड करके प्रोडक्ट बन ही रहा है, वहाँ भी बन रहा था और यहाँ भी बन रहा था, तो प्रभाव दोनों का क्या आया, सेम आया, वही हमने यहाँ पे लिख दिया कि म्यूटेशन के बाद भी इफेक्ट बिल्कुल इसी की तरह था कि कैरेक्टर का एक्सप्रेशन हो ही रहा है। लेकिन सेकेंड और थर्ड केस में आप देखें जरा, इन सेकेंड एंड थर्ड केस एंजाइम नॉन फंक्शनल है या एंजाइम बना ही नहीं, तो आप देखेंगे ना, नो सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, जो सबस्ट्रेट है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं, तो मतलब नो कैरेक्टर एक्सप्रेशन, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा ही नहीं, ध्यान देना, नो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेशन, डोमिनेंट कैरेक्टर का एक्सप्रेशन नहीं आएगा, नो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेशन, डोमिनेंट कैरेक्टर का एक्सप्रेशन आएगा ही नहीं, वो अपना प्रभाव दिखाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ केस में ना, सेकंड और थर्ड केस में मॉडिफाइड एलील अनमॉडिफाइड एलील के इक्विवेलेंट नहीं है। पहले केस में इक्विवेलेंट था कि दोनों केस में, पहले केस में देखिए म्यूटेशन के बाद भी प्रभाव दिख रहा था क्योंकि एंजाइम तो बन ही रहा था, तो दोनों केस में ना, पहला केस और ये केस इक्विवेलेंट है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 मिनट बस, हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, एग्जाम्पल हमने लिया स्टेम हाइट, ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया स्टेम हाइट।
स्टेम हाइट के लिए आपने जैसे पढ़ा है कि डोमिनेंट हम दिखा देते हैं कैपिटल टी से, रिसेसिव को हम दिखा देते हैं स्मॉल टी से। तो आप देख लीजिए ये, तो नॉर्मल केस में आप देखें यहां पे ना, ये डोमिनेंट या वाइल्ड टाइप जीन है, ये जीन या एलील है, ये इसको हमने दिखा दिया कैपिटल टी से दिखा दे। और एक बात ये बता दे बेटा कि ये जो हाइट होता है, हाइट इन पी प्लांट, हाइट कंट्रोल्ड बाय, नॉट ओनली पी प्लांट, इन ऑल प्लांट्स आप देखोगे ना, जो जीन होता है हाइट कंट्रोल्ड बाय GA2 ऑक्सीडेज जीन, GA2 ऑक्सीडेज जीन। GA2 ऑक्सीडेज एक एंजाइम का नाम है और इस एंजाइम को प्रोड्यूस करने वाले जीन को हमने बोल दिया GA2 ऑक्सीडेज जीन। ये तो सिंबल कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो हम सिंबल दिखा देते हैं ना टॉल डॉर्फ के बेसिस पे। तो आप देखिए जरा, इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन से ये मैसेंजर आरएनए बना, mRNA बना, फिर राइबोसोम आके इसका ट्रांसलेशन करा दिया, राइबोसोम इसका ट्रांसलेशन करा दिया, और ट्रांसलेशन से बेटा यहाँ पे एक एंजाइम बना जिसका नाम था GA2 ऑक्सीडेज। ये एंजाइम बन गया, नाम से ही पता चला था कि ये कोई एंजाइम बनाने वाला जीन था। ये एंजाइम बन गया GA2 ऑक्सीडेज एंजाइम, ये एंजाइम है GA2 ऑक्सीडेज एंजाइम। अब इस एंजाइम से आके सबस्ट्रेट बाइंड कर गया, सबस्ट्रेट, ये एंजाइम है E, ये है सबस्ट्रेट, ये जाके इससे बाइंड कर गया, ठीक है। और बाइंड करने के बाद ES कॉम्प्लेक्स बना, फिर इससे बन गया प्रोडक्ट, ये बन गया P प्रोडक्ट। और बेटा ये जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट का नाम है GA का मतलब होता है जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन हार्मोन पढ़ा है आपने ना, और जिब्रेलिक एसिड बना है तो जिब्रेलिक एसिड की वजह से प्लांट का हाइट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्लांट टॉल हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो आप देखिए, जब डोमिनेंट एलील है तो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन हुआ, अनमोडिफाइड एलील है, डोमिनेंट एलील है, वाइल्ड टाइप है, अनमोडिफाइड है ना, अनमोडिफाइड है, इसमें चेंज नहीं हुआ है। तो आप देखिए जीन ने क्या बनाया, एंजाइम, और एंजाइम सबस्ट्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट में करा दिया। तो आप देखिए कैरेक्टर का एक्सप्रेशन हो गया। तो जीनोटाइप कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप, कैरेक्टर का एक्सप्रेशन हुआ। लेकिन इसी में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन, इसी एलील में म्यूटेशन हो गया, कोई जीन के सीक्वेंस में बदलाव हो गया, चेंजेज आ गया। तो पता है चेंजेज के बाद इस केस में ये हुआ था कि एंजाइम बना ही नहीं था, नो एंजाइम मतलब GA2 ऑक्सीडेज बना ही नहीं, ये जो एंजाइम है ये एंजाइम बना ही नहीं। और जब एंजाइम नहीं बनेगा तो सबस्ट्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट में नहीं होगा, नो GA, जिब्रेलिक एसिड बना ही नहीं। और अगर किसी प्लांट में जिब्रेलिन हार्मोन बनेगा ही नहीं तो प्लांट क्या रह जाएगा भाई साहब, प्लांट रह जाएगा ड्वार्फ का मतलब वो क्या हो गया, रिसेसिव हो गया ना। तो ये मॉडिफाइड एलील है, मॉडिफाइड या म्यूटेंट एलील है। तो बताइए डोमिनेंट से रिसेसिव ट्रेट कैसे बना, डोमिनेंट से रिसेसिव ट्रेट बना म्यूटेशन से। ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, ये पहला एग्जाम्पल था। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको और बताएंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल है सीड शेप। सीड शेप आपको पता है डोमिनेंट होता है राउंड और रिसेसिव होता है रिंकल्ड। तो इसके लिए ना कंट्रोल्ड बाय SBE1
जीन। SBE स्टैंड्स फॉर स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम 1 जीन। और यही जीन जो होता है ना, यही जीन ये जीन एक एंजाइम बनाएगा और ये रिस्पॉन्सिबल फॉर राउंड सीड शेप। तो है क्या बच्चों ना, ये जीन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बाद स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बनाएगा और ये एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट से बाइंड करके प्रोडक्ट बना देता है। और वही प्रोडक्ट होता है जो प्रोडक्ट वो स्टार्च होता है। हम बताया था ना स्टार्च सिंथेसिस, ये स्टार्च सिंथेसिस कराएगा और स्टार्च की वजह से ही ना सीड का जो शेप है वो राउंड रहता है, राउंड शेप में रहता है। लेकिन अगर इसी एंजाइम वाले जीन में म्यूटेशन हो जाए तो राउंड शेप होता है, और अगर इसी में क्या हो जाए, इसी में अगर म्यूटेशन हो जाए तो सीड का जो शेप होगा, सीड शेप रिंकल्ड हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन में हम क्या क्वेश्चन रखेंगे, अगर रिंकल्ड सीड है तो रिंकल्ड सीड का मतलब है SBE डेफिशिएंट सीड। क्वेश्चन में हमने दे दिया कि SBE डेफिशिएंट सीड है, तो उसका मतलब तुरंत समझ जाना कि वो रिंकल्ड सीड होगा। SBE डेफिशिएंट मतलब रिंकल्ड सीड, उसमें स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम है ही नहीं, क्योंकि उस जीन वाले में क्या हो गया, उस जीन में म्यूटेशन हो गया होगा, एंजाइम बना ही नहीं। ठीक है, तो आज का जो क्लास है बच्चों यहीं पे ख़त्म किया जाता है। आगे हम इसके आगे से बात करेंगे, मल्टीपल एलिलिज्म है, प्लियोट्रॉपिज्म है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक आप लोग बिल्कुल अच्छे से एक एक करके पूरा NCERT पढ़ लेना, नोट्स पढ़ लेना। आपका नोट्स ज़्यादा सुपीरियर है, NCERT में जो लिखा है ना उससे भी ज़्यादा बेटर हम आपको बता रहे हैं, तो आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स फॉलो करिए, NCERT फॉलो करिए। क्वेश्चंस वगैरह आप लोग चाहो तो बनाना अब स्टार्ट कर दो, शुरू कर दो। तब तक के लिए हम लोग गुड बाय करते हैं। थैंक यू वेरी मच।